जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल जो कोविड की सिचुएशन है, वो तो बहुत परेशान-कुन है और परेशान कर देने वाली सिचुएशन है। समटाइम्स जब न्यूज़ चैनल मैं देखता हूँ तो मुझे अक्सर स्ट्रेस हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो अल्लाह ताला रहमत करे हमारे मुल्क पे, हमारे सिस्टम पे। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी 2 चीज़ों की होती है इस कोविड क्राइसिस में। एक जो है वो होती है मुझे कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ऑल्दो टीचर्स कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मतलब कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है, इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं मतलब एक्सेसिबिलिटी उनकी बेहतर नहीं रहती। उनको एक्सेसिबिलिटी का इशू है, उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, अच्छे मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है और फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मैं उन बच्चों की बातें कर रहा हूँ जो स्कूलों में पढ़ते हैं या कॉलेजों में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल होता है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन वेरी करती है। तो बहुत परेशान-कुन सिचुएशन है। ये तो चले थ्योरेटिकल कोर्स है या और थ्योरेटिकल कोर्सेज़ होते हैं तो वो उनको स्लाइडों की शक्ल में पढ़ा दिया जाता है या नोट्स की शक्ल में बता दिया जाता है या एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जैसे कि मैथमेटिक्स का कोर्स है, तो उसमें डेमोंस्ट्रेशन आपको डेफ़िनेटली आपको व्हाइट बोर्ड पे ही बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए टीचर्स को भी प्रॉब्लम आती है और स्टूडेंट को भी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये साथ-साथ हैं मसाइल और बहुत सारे गैप्स हैं जो कि टीचर को फेस करने पड़ रहे हैं इस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से और स्टूडेंट्स भी डिस्टेंस पे होने की वजह से, लेस इंटरेक्शन होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। ओवरऑल बिकॉज़ ऑफ लो इनकम कंट्री हमारा जो है जो क्या कहना चाहिए हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो है अनफॉर्चुनेटली। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या हम कह सकते हैं कि लो इकोनॉमिक कंट्री है जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज और नहीं है इतने ज़्यादा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस अपने स्टूडेंट्स को दे सकें और अपने स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दी जा सके अनफॉर्चुनेटली। तो मैं अगर आपको थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं स्वीडन में था, स्वीडन का एजुकेशन सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थीं वहाँ पे और वहाँ पे जिस टाइम में मैं गया था, वहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं थी और ट्यूशन फ़ी नहीं थी। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के रेवेन्यू से जो है वो फ़ी पे करती थी। इवन फ़ी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी वो अपने टैक्सेस के पैसे से फ़ी पे करते थे यूनिवर्सिटी को और स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लेते थे। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से डेवलपिंग कंट्रीज़ से गए हुए थे, उनको उन्होंने फैसिलिटी दी हुई थी और वहाँ पे फैसिलिटीज़ स्टडी की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा, लैब्स इतनी ज़्यादा लग्ज़री लैब्स, टेक्नोलॉजी वाइज़ इक्विप्ड लैब्स थीं और एडवांस लेवल की लैब्स थी, हर तरह की फैसिलिटी और एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल अगर दी जाए तो मतलब आप ऐसे समझ लें कि इवन जो कैफ़ेटेरिया या सिटिंग एरिया भी था वो भी लग्ज़रियस होता था। तो मतलब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लग्ज़रियस मतलब होती थी और जिन 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 फैसिलिटीज़ के लिए हम कुछ भी पे नहीं करते थे, ठीक है ना? उन लोगों उन उन कंट्रीज़ के पास बहुत सारे वसाइल हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को वो वसाइल के से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते
थे और उन्होंने किया भी है। और इस सूरत में कोविड की कंडीशन में सिचुएशन में जो सिचुएशन है उसमें भी उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी की हैं। उसमें जैसा कि ज़ूम क्लासरूम है, ज़ूम क्लासरूम में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लॉगिन भी दिए हैं, उन्होंने डिवाइसेस भी इवन दी हैं और उन्होंने मतलब और बहुत कुछ स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया है। तो ये हर्डल्स हैं लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कॉप विद द सिचुएशन। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपने मतलब ज़्यादा गैदरिंग में मत जाएं, ज़्यादा मतलब लोगों से ज़्यादा मत मिलें। बाज़ारों में फंक्शंस पे कम से कम जाएं, हाथ कम से कम मिलाएं अपने फेलोज़ के साथ और हाथों को रेगुलरली जो है वॉश करते रहें सोप के साथ या हैंड वॉश के साथ। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश जो है वो करें सोप से या जो लिक्विड होता है उससे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र एक फॉर द टाइम बीइंग यू कैन यूज़ दैट सैनिटाइज़र फॉर अ व्हाइल, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा अच्छा जो हाइजीनिकली इफ़ेक्टिव होता है वो डेफ़िनेटली सोप है और या लिक्विड में जो सोप होता है वो होता है। बिकॉज़ अब है सैनिटाइज़र ऑल्दो दैट दैट वर्क्स बट उसमें थोड़ा बहुत वो आ जाता है ना, पाकी-पलीती का भी आ जाता है सिस्टम कि आपको मतलब पाक करने की ज़रूरत है हाथों को। तो अपने हाथों को धोते रहें, मास्क को डेफ़िनेटली पहन के रखें और जहाँ कहीं जाना-आना है घर से बाहर तो वहाँ पे मास्क लाज़मी पहनें और अपनी एहतियात करें और बस यही तरीक़ाकार है। और बाज़ार से खाने से अवॉइड करें। बाज़ार से कोई भी चीज़ मत खाएँ इन दिनों में, बिकॉज़ ये जो वायरस है ये इसी तरह से पब्लिक प्लेसेस से पब्लिक प्लेसेस पे जो रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं वहाँ से खाना खाने से या कोई भी गंदी चीज़ें खाने से आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। स्पेशली पानी पानी पीने से भी आप लोग बाहर से जो पानी है उसको भी पीने से अवॉइड करें और अपने पानी बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट आप अपने पानी को थोड़ा-सा असेस करें, इवैल्यूएट करें, देखें उसकी क्वालिटी किस तरह की है, उसका टेस्ट किस तरह का है। अगर उसमें कोई इश्यू है तो उसका आप कोई रेमेडिएशन मेजर उसका सोचें या उसको कुछ बेहतर कर लें या प्लांट से फ़िल्ट्रेशन प्लांट से उसको ले लें या उसको बॉयल कर लें या किसी तरीके से उसको कोशिश करें कि उसको आपको क्लीन वाटर मिले और जिससे मतलब अपने आप को महफूज रखें। और बहुत ज़्यादा गैदरिंग, बहुत ज़्यादा सिटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ना करें जिससे आपको मसला हो। तो अल्लाह ताला आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और किसी किस्म की भी बीमारी या किसी किस्म का लाज़मी नहीं है, मतलब इस मौसम में बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। तो वो जो है वो लाज़मी नहीं है कि वो कोविड ही हो। तो इस तरह की जो कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं वो मतलब फ्लू है, कफ है, तो फ़ीवर है, ये बाय चेंजिंग वेदर भी होती हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर मेडिकेशन करें, डॉक्टर से मिलें और रेस्ट करें, अपना ख़्याल रखें। अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा बीमार है, किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, फ्लू है या व्हाटएवर, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें और रेस्ट करें, ठीक है? बाकी जो स्टडीज़ हैं वो साथ-साथ चल रही हैं। तो लास्ट टाइम आपके साथ मैंने क्विज़ किया था, शॉर्ट क्विज़ था। तो लेकिन उसमें ये है कि कुछ बच्चों ने मतलब कुछ बच्चे अपनी रियल मोटिवेशन उसमें शो कर रहे थे, जिससे मुझे लगा कि वो वाक़ई लर्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मुझे लगे
कि जो जिनमें जिनके रिस्पॉन्स में कोई रियल मोटिवेशन नहीं मुझे नज़र आई। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग उसको लेसन पे फोकस करें, लेसन को तवज्जो से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और इसी तरह से आप इसको मतलब पेपर में अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब लेट्स सी क्या प्लान बनता है आगे अगले दिनों में क्या पॉलिसी होनी है, क्या सिस्टम होना है एग्ज़ाम्स का। तो एग्ज़ाम्स आई थिंक दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर के भी मेरा ख्याल है मिड में जाके कहीं एग्ज़ाम है, मिड एग्ज़ाम। तो 1-2 टॉपिक और हम इंशाल्लाह करेंगे, तो उसके बाद आपका मिड एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। चलें, अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू की बात आज करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू लास्ट जो लेसन था हमारा प्रोडक्शन थ्योरी का या प्रोडक्शन बिहेवियर का, उसमें मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू बेसिकली रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? इफ यू आपका एक जनरल ओपिनियन मैं लेना चाह रहा हूँ। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू ये होता है कि जो आपके पास अ, जो आपका एक बिज़नेस आप चला रहे हैं, तो बिज़नेस में शॉप आपकी है बिज़नेस, ठीक है? आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अंदर। आपके आपकी एक शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें आपने प्रोडक्ट्स बाय की हुई हैं, बाय करके रखी हुई हैं और आपने इन्वेस्टमेंट उस पे की हुई है, आपके पैसे लगे हुए हैं और आप जब उस फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक उसमें प्रोडक्ट जो है वो आप ₹100 की परचेज़ करके आपने मार्केट से अपने उस ग्रोसरी स्टोर पे रख ली और जब आपने उसकी प्राइस डिफाइन कर दी कि आपने इसको 150 रुपीस का आपने सेल करना है। तो आपने 150 रुपीस का अपने कस्टमर को सेल कर दी वो प्रोडक्ट, ठीक है? वो कोई भी हो सकती है, मैंने एक जनरल एग्ज़ाम्पल दी आपको। तो वो जो 150 है वो आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू के अंदर सेल होने के बाद जो आपको पैसे टोटल मिलेंगे वो आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू के अंदर भी एक पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट का है या कैपिटल उसको कहेंगे, दूसरा पोर्शन आपका प्रॉफिट का है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 100 रुपए की 100 की जो प्रोडक्ट है वो आपने 100 की जो बाय करके खुद से परचेज करके रखी है और आप आगे 150 की सेल कर रहे हैं, तो उसमें 100 जो है वो आपका कैपिटल है और 50 रुपीस जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो ये रेवेन्यू जो होता है ये आपका टोटल आपकी टोटल जो सेल है इन रुपीस कह लें, इसको आप रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है? रेवेन्यू टोटल जितनी एक ग्रोसरी स्टोर की डेली में सेल होती है वो उसका रेवेन्यू है, यानी कि वो उसकी इनकम है। रेवेन्यू टोटल सेल ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर डेली डेली बिफोर क्लोजिंग द ग्रोसरी स्टोर, जब एक ओनर ग्रोसरी स्टोर का ओनर लास्ट पे काउंटिंग करता है कि आज कितनी टोटल सेल हुई है हमारी, तो वो उसका टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है? रेवेन्यू उस रेवेन्यू में उसका कैपिटल भी है, एक पोर्शन उसका बड़ा पोर्शन कैपिटल का है और दूसरा पोर्शन उसका प्रॉफिट का है, ठीक है? तो रेवेन्यू हम उसको कहते हैं। रेवेन्यू जो है वो ये है। अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, इट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्केल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है? या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू मेजर्स द चेंजेस इन द रेवेन्यू व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ वन प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रोसरी स्टोर ऑनर जो है वो एक पूरा दिन उसकी ड्यूटी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, वो जब रात 9 बजे तक अपनी सेल को काउंट कर लेता है, टोटल सेल अपनी काउंट कर लेता है बिफोर क्लोजिंग द स्टोर, तो वो क्लोज करने के बाद ही कैलकुलेट cumulatively calculate the sale of store, टोटल उसका काउंटिंग कर लेता है। टोटल काउंटिंग करने के बाद एक कस्टमर उसके पास आ जाता है वो एक एडिशन कोई एक चीज लेने के लिए, तो वो जो एक चीज
वो परचेज करेगा और वो एक चीज परचेज होने के बाद उसके ग्रैंड टोटल के अंदर ऐड जो जो चीज ऐड होगी, जो रकम ऐड होगी उसके ग्रैंड टोटल के अंदर, जो उसने पहले काउंट किया हुआ था, एक एडिशनल यूनिट सेल होने पे जो एडिशनल यूनिट की जो रकम है वो जब ऐड होगी, उस एडिशन को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। उस एडिशन को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्केल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, या मार्जिनल रेवेन्यू measures the change in the revenue when additional unit of a product is sold। ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका। द मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन द क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में भी चेंज आया और चेंज इन क्वांटिटी भी है। टोटल यानी कि वो जितनी जितनी आइटम्स, फॉर एग्जांपल उसने 10 आइटम्स एक दिन में सेल की हैं ग्रोसरी स्टोर वाले ने, तो नंबर ऑफ, वो क्वांटिटी है, मतलब आइटम्स की क्वांटिटी 10 थी। ठीक है, अगर 10 आइटम्स की सेल जो थी 1000 रुपीज थी, तो उसमें उस क्वांटिटी में भी आखिर एक लास्ट पे एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को परचेज किया, तो वो उससे क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट्स की, वो टोटल जो जितनी प्रोडक्ट्स एक दिन में सेल हुई हैं वो 10 से 11 होगी। वो चेंज आ गई ना क्वांटिटी में, और उसी तरह से उतना ही चेंज आ गया रेवेन्यू में। पैसे ऐड हो गए ना, एक और चीज लास्ट पे सेल हो गई तो उसके भी पैसे आ गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक ऐड जो हो गया, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो चेंज इन एंड द चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चेंज जो रिप्रेजेंट किया गया है वो डेल्टा से किया गया, डेल्टा, दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा, डेल्टा, दिस इज अ साइन ऑफ चेंज। डेल्टा मींस चेंज हो रहा है, चेंज किसमें, चेंज किसी चीज में चेंज हो रहा है। जिस वेरिएबल के साथ ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल चेंज हो रहा है। क्यू के साथ लगा हुआ है तो क्यू, ये क्यू उसके साथ चेंज हो रहा है। और अगर ये टोटल रेवेन्यू के साथ लगा हुआ तो टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एम आर जो है मार्जिनल रेवेन्यू है, डेल्टा साइन जो है वो चेंज का है, टोटल रेवेन्यू है, और क्वांटिटी क्यू है। सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला कह लें या एक्सप्रेशन कह लें, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू change in total revenue divided by change in quantity। So you must remember it, this is very important। So marginal revenue is equal to a change in total revenue divided by change in quantity। ठीक है, दिस इज अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट है उसकी एक एग्जांपल, मैंने जैसे आपको बताई वो एग्जांपल मैंने आगे भी लिखी हुई है। अ कंपनी सेल्स इट्स फर्स्ट 100 आइटम्स फॉर अ टोटल of 100 $1000। If it says the next item for $8, the marginal revenue of 100 first item is 8। तो वो मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू वो एडिशनल प्रोडक्ट के सेल होने से बना। ठीक है, मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू किससे बना, वो जो एक्स्ट्रा लास्ट में जो सेल हुआ उससे बने। अज्यूम दैट another example, assume that a company sells mobile for unit sales of $10, sells an average of 10 mobiles a month and earn 1000 over that time फ्रेम। यानी कि एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, जो 10 मोबाइल्स बेचती है। हर मोबाइल का की जो प्राइस है वो 10 है, और उसने टोटल टोटल उसका रेवेन्यू जो है वो $100 हो गया एक महीने में। ठीक है, टाइम स्पेन वो है। मोबाइल्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड द सेम कंपनी कैन नाउ सेल 11 मोबाइल फॉर $10 ईच फॉर मंथली रेवेन्यू ऑफ 100। अब उसमें क्वांटिटी इंक्रीज हुई, फेमस होने की वजह से, मोबाइल फेमस होने की वजह से, डिमांड डिमांड बढ़ने की वजह से मोबाइल मॉडल की, तो उसे 10, जहां 10 सेल होते थे वहां 10 से 11 मोबाइल सेल होना शुरू हो गए। तो वो
उसकी जो रेवेन्यू था उसका मंथली रेवेन्यू वो चला गया $110 पे। देयरफॉर द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द 11th मोबाइल इज $10, ठीक है, जो ऐड हुए क्योंकि क्वांटिटी चेंज हुई तो उसका रेवेन्यू भी चेंज हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है। मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे होता है, marginal revenue measures the change in the revenue when additional unit of product is sold, ठीक है। additional unit of product is sold यानी कि किसी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है सेल के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल होती है और वो भी ऐड हो जाती है सिस्टम में, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है और उसकी जो रकम है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक होगी बात। चलें, ये आपका प्रोडक्शन थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे लेसन की तरफ। दूसरा जो आज वाला लेसन है वो हमारा रिसोर्स एलोकेशन के बारे में है। दिस इज अ न्यू टॉपिक। रिसोर्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। ये हमारा 6th और 7th लेसन समझ लें, 7th लेसन है बेसिकली। तो रिसोर्स एलोकेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, एलोकेशन का मतलब होता है कि अलॉट करना, असाइन करना, दे देना, मुख्तस कर देना, रिसोर्स को मुख्तस कर देना किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए। रिसोर्स एलोकेशन is used to assign the available resources to use. I can highlight it. The resource allocation is used to assign the available resources to use in economic way. ठीक है, जो अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इकोनॉमिकल वे में आपने यूज करना है, असाइन करना है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी बिजनेस में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जिसमें फंड्स हैं, मैन पावर है, रिसोर्सेज भी कई तरह के होते हैं, वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। तो उनको आप उसके लिए आप असाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपरली यूज करते हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आएगी या प्रोजेक्ट की बात आएगी तो वो डेफिनेटली किसी बिजनेस की ही बात मैं कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जहां बात आ रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ या मैं अपने लेसन में कहता हूँ कि इन अ प्रोजेक्ट, तो उसका मतलब ये है कि वो या तो कोई फैक्ट्री है या कोई जो है प्रोसेसिंग यूनिट है, केमिकल यूनिट है, या कोई बिजनेस है, या कोई स्मॉल बिजनेस है, या कोई यू कैन से बिजनेस ही है बेसिकली। कोई प्रोजेक्ट, जब मैं कोई प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो वो कोई बिजनेस ही की बात मैं कर रहा हूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोजेक्ट इस रिसोर्स एलोकेशन के टॉपिक में मल्टीपल टाइम्स प्रोजेक्ट का जिक्र आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिक्र आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का जिक्र आएगा, प्रोजेक्ट कंपोनेंट का जिक्र आएगा। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि कोई बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में जब प्रोजेक्ट की बात होगी तो वो बिजनेस को ही रेफर करेगा। सो इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन इज द शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज and the resources required by those activities while keeping in consideration both the resources available and the project time। ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो होता है वो दैट इज, यू कैन से, देयर इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो you can say activity set of activities. Project is a set of activities which are performed within a specific period of time. This is, I think, the most simplest definition of project. Project is a uh, set of activities performed within a period of time। अब एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक टाइम पीरियड में, टाइम स्केल में, टाइम लिमिट में जो एक्टिविटीज
डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उसको हम नाम दे सकते हैं विद इन टाइम पीरियड, प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। एंड देयर इज अ स्टार्ट डे, डे और डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड अ एंड डे और डेट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यानी कि प्रोजेक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि परफॉर्म की जाती हैं विद इन अ टाइम स्केल, एक टाइम स्केल के अंदर अंदर। ठीक है, और उसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट डे होता है और एक एंड डे होता है। ये नहीं हो सकता कि वो प्रोजेक्ट सारी उम्र चलता रहे, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्टार्ट टाइम, स्टार्ट पॉइंट, और देयर इज एन एंड पॉइंट टू। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन आप ये समझ सकते हैं कि आप इसमें रिसोर्स एलोकेशन में आप शेड्यूलिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा रिसोर्स एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बिकॉज रिसोर्स एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिसोर्सेज को हमने अलॉट करना है, असाइन करना है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए अपने प्रोजेक्ट। ठीक है, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज, बिकॉज मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया कि प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज है ये प्रोजेक्ट। और जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है वो फ्री में नहीं होती। एक्टिविटीज कोई भी है वो आपकी फ्री में नहीं होती। एक्टिविटीज के लिए आपको रिसोर्स चाहिए, फंडिंग चाहिए और मैन पावर चाहिए। किसी प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है उनके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। आप उन रिसोर्सेज को, जब एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिजनेस में, तो उन एक्टिविटीज के लिए आप असाइन कर देते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 100,000 डॉलर, आपके पास 100,000 डॉलर एंड वांट टू रन अ बिजनेस, यू वांट टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू प्लान एंड देन यू थिंक कि मैं इसको, इस 100,000 डॉलर को, आपके पास 100,000 डॉलर है और आपके पास जो है वो 5 इंजीनियर हैं और आपके पास लेबर में 20 वर्कर हैं। तो सो यू हैव दिस मच रिसोर्स, आपके पास मैन पावर भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास प्लेस भी है बिजनेस करने की, फैक्ट्री लगाने की, या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर प्लानिंग टू डू। तो आप उस 100,000 डॉलर और 5 इंजीनियर्स एंड 20 लेबर पर्सन्स, आप उनको यू कैन प्लान कि किस एक्टिविटी में मुझे कितना फंड चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने एक्सपर्ट्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने लेबर कितनी चाहिए, और कितना उनको टाइम चाहिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो रिसोर्स एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप, जिसको यूज करके आप अपनी प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज को असाइन करते हैं अपना प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज, उस अपने टोटल रिसोर्स में से यू जस्ट एलोकेट कि कितना पोर्शन रिसोर्स का आपने किस एक्टिविटी के लिए रखना है, कितना पोर्शन रिसोर्स का आपने दूसरी एक्टिविटी के लिए रखना है, बट विद इन टाइम फ्रेम। ठीक होगी बात। तो ये बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन थी रिसोर्स एलोकेशन की। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एंड शेड्यूलिंग रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट टास्क। प्रोजेक्ट टास्क और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ये दोनों सेम चीज है, बोथ आर द सेम। प्रोजेक्ट टास्क एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज बोथ आर द सेम। ठीक होगी बात। आगे अब चलते हैं, इसमें स्टेप्स हैं। जब आप रिसोर्स एलोकेशन करना चाहते हैं तो उसके उसमें आपको सेवरल स्टेप्स यू हैव टू फॉलो to perform the resource allocation. Important steps to perform proper resource allocation, जिसमें सबसे पहले है divide the project into tasks, assign the resources, determine resource attributes, resource leveling, resource allocate as necessary, task ट्रैक रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये 6 चीजें हैं या 6 स्टेप्स हैं। दीज आर 6 स्टेप्स टू परफॉर्म proper
रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए आपको इन 6 स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। तो पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू टास्क्स। अच्छा, प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेट ऑफ एक्टिविटीज है, बट यू हैव टू अरेंज इट, यू हैव टू डिफाइन द एक्टिविटीज और टास्क। आपने टास्क या एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, अरेंज करना है। एक प्रोजेक्ट जो आप परफॉर्म करेंगे उसमें जो जो एक्टिविटीज या टास्क आप परफॉर्म करने करेंगे या वो बाय डिफॉल्ट उसमें उस सिस्टम के अंदर हैं, आपको करने वो पड़ेंगे, तो वो टास्कों को आप अरेंज कर लेते हैं। आप उनकी एक 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 हिरारकी बना लेते हैं। हिरारकी समझते हैं आप लोग? हिरारकी का मतलब ये होता है कि एक ट्री स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं। ट्री स्ट्रक्चर उन एक्टिविटीज का या उन टास्क्स का आप बना लेते हैं और उन टास्क के ट्री स्ट्रक्चर से आप प्लान कर लेते हैं कि डिफरेंट हर टास्क का को कितना फंड या कितना रिसोर्स एलोकेट होगा। ठीक है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टास्क्स एंड मैनेज्ड ऑन अ टास्क रादर देन द प्रोजेक्ट लेवल। ठीक है, डिवाइडेड इन दी मैनेज्ड ऑन द टास्क। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टास्क को डिफाइन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं और उनको मैनेज कर लेते हैं उसको उसी के एंड पे। ठीक है, एक हायरार्की की शेप में या एक ट्री स्ट्रक्चर की शेप में आप टास्क को डिवाइड कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, देन उसी टास्क में ही रिसोर्स को एलोकेट करते हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ के जी आप प्रोजेक्ट को स्प्लिट में टास्क को आप स्प्लिट ना करें और कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएं और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए मैनेज करना और रिसोर्स को एलोकेट करना और उसको लेके आगे चलना। रिसोर्स एलोकेशन इज एन इंटीग्रल component of this process because each task is assigned the necessary resources by the task। ठीक है, ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच टास्क इज असाइंड द नेसेसरी रिसोर्सेज। हर काम जो है, हर एक्टिविटी जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने बिजनेस के लिए आपने मतलब जो आपने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए यू नीड रिसोर्स। आपको उसके लिए रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो एक्टिविटी या टास्क से डिफाइन होगा कि आपको कितना रिसोर्स चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपके पास रिसोर्स है, आप उस रिसोर्स से प्लान करें कि आपको आपने क्या काम करना है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली टास्क की बेस पे आपका रिसोर्स एलोकेट होगा ऑलवेज। ये कभी भी नहीं होगा कि रिसोर्स की बेस पे आप टास्क प्लान कर लें, ये नहीं होता। इट्स नॉट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। ठीक है ना? तो आपका जो टास्क है वो आपको बताएगा आपको कितना रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स आपको नहीं बताएगा कि आपने क्या टास्क करना है। दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है ना? तो so resource allocation is an integral component of this process because each task is assigned the necessary resources and the resources are managed by task. During the project planning phase, the project's constituent tasks are determined and listed like this। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल मैंने डिफाइन किया, दिखाया है। जब प्लानिंग फेज होती है तो इसमें फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने फेंस बनानी है। फेंस बनानी है अपने एक एरिया की, अपने ग्राउंड, आप समझ लें ऐसे रोड और ग्राउंड के दरमियान एक फेंस बनानी है। तो फेंस बनाने के लिए फेंस को एक जंगला लगाना है, आप कह लें उसको, सेग्रीगेट करना है रोड को ग्राउंड के साथ, क्योंकि ग्राउंड और रोड पे ट्रैफिक है और ग्राउंड में बच्चे भी आते हैं। तो यू वांट टू हैव अ फेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। रोड और ग्राउंड के दरमियान आपने फेंस लगानी है। तो उसके लिए आपने सोचा है कि जी हाँ जी हमने फेंस लगानी है। तो उसमें एक छोटी सी एग्जांपल ये भी है कि आपने फर्स्ट जो टास्क है उसका वो डिग होल है, होल्स है आपने जिसमें फेंस लगानी है। आपने उसमें मतलब उस लैंड में आपने डिस्टेंसेस पे आपने
होल्स बनाने हैं, दिस इज वन टास्क ऑफ योर प्रोजेक्ट, एंड अदर टास्क इज बिल्ड अ फेंस, फेंस को आपने टाई अप करना है, ठीक है, टाई अप करना है, तो दिस इज अनदर टास्क ऑफ योर, यू कैन से, आपके प्रोजेक्ट का ये एक छोटा सा एक मैं टास्क आपको बता रहा हूँ। तो कलर यहाँ से नहीं चेंज हुआ, यहाँ से कलर भी चेंज इसका कर लेते हैं, यहाँ से कलर चेंज, यहाँ से नहीं हो रहा तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ईच टास्क इज असाइंड अ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एंड अ बजट लाइक दिस। अब देखें, हर टास्क का एक बजट है, हर टास्क का एक स्टार्ट पॉइंट है, हर टास्क का एक एंड पॉइंट है, ठीक है। हर टास्क का कॉस्ट भी बताई हुई है कि उस पर कितना बजट, उसका कितना एक्सपेंस चाहिए, कितना रिसोर्स उसके लिए चाहिए। तो स्टार्ट और एंड का मतलब ये है कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम कॉन्स्ट्रेंट है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि होल्स डिग करने हैं आपने, तो उसके लिए ये महीने बताए हुए हैं कि उन्होंने आपका तकरीबन ये इतने टाइम में स्टार्ट और एंड उन्होंने होल्स बनाने हैं, जिसके अंदर वो फेंस स्टैंड होगी, वो जो एक जंगला जो है ना वो बनाने के लिए जो है वो होल किए जाएंगे लैंड के अंदर, ठीक है। और उसकी कॉस्ट जो होगी $1000 होगी, उसका जो बजट उसके लिए, उस काम को करने के लिए जो चाहिए होगा वो $1000 होगा। और उसी तरह से जो फैंस बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, वो भी टाइम बताया हुआ है कि स्टार्ट इतने टाइम में होगा और एंड इतने टाइम में होगा, और उसकी जो कॉस्ट है वो $9000 बताई हुई है। अच्छा, इसमें एक जो जो ये जो हम चीज़ देख रहे हैं प्रोजेक्ट रिसोर्स एलोकेशन में, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वेरी कॉमनली यूज, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड इट इज़ द मिनिमम प्लानिंग फेज फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि दिस इज कॉल्ड अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो रिसोर्स एलोकेशन जिस पे हो सकती है। इसमें प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को ट्री स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और उसी के अंदर जैसे ये मैंने टेबल आपको बताया है ना कि एक स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, बजट है, एक्टिविटी टास्क है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के जितने भी टास्क हैं, प्रोजेक्ट को करने में जितने भी टास्क होते हैं वो सारे इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, ये एक, दिस इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, आई कैन राइट हियर, this work breakdown structure is a tree like structure in which all tasks are, टास्क कह लें या एक्टिविटीज कह लें, एक्टिविटीज आर splitted and arranged in a arranged splitted, arranged and managed. In addition, the proportion of proportion of available resource is also allocated to a specific task within that. ठीक है, you can write it like this. ये भी एक से I think you should learn the concept. You just learn the concept. Split it. No. So just split. No.
Okay, we go here. यहाँ से कर लेते हैं को सी द वर्ड के स्प्लिट कैसे होता है, स्प्लिट, स्प्लिट इट, सी द डिक्शनरी, जहाँ से आपको थोड़ा सा मिल जाता है कि स्प्लिट हो सकता है, डबल में हो सकता है. So you can see this is split. You can write it. So write it. Split it here. This is okay. We just ignore it. Ignore it. Okay. ठीक है. तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा हायरार्की का स्ट्रक्चर है या ट्री स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें आप प्रोजेक्ट के टास्क और जो एक्टिविटीज हैं उनको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके उनको रेंज करते हैं, देन यू विल मैनेज देम, अरेंज यू और which all have to manage. Uh, uh, are being arranged, managed. In addition, the proportion of available resource is also allocated to each of task or uh, task or activity within uh, within the project. ठीक है. अच्छा, अब देखें, अब इसको अगर पढ़ लें जो एग्जिस्टिंग है उसको, दिस इज कॉल्ड अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड इट इज द मिनिमम प्लानिंग फेज फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट. Once the project is successfully divided in tasks, the resources can be assigned. ठीक है. तो जब आपका प्रोजेक्ट के डिफरेंट टास्क आपके हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि फेंस बनानी है ग्राउंड और रोड और ग्राउंड के दरमियान में फेंस लगानी है, दिस इज योर प्रोजेक्ट. तो उसमें आप जो है वो डिफरेंट टास्क या डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको अरेंज कर लेते हैं. तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि वेरिएबल रिसोर्सेज को एलोकेट करना हर एक्टिविटी के लिए. अगर अगर आप इसको बिजनेस किसी बिजनेस साइड पे ले जाएं, फॉर एग्जांपल इफ आई से I have to run a grocery store that is our project. हमारे लिए वो एक प्रोजेक्ट है और हमने एक ग्रोसरी स्टोर को डेवलप करना है, रन करना है. तो उसके लिए हम जब उसका प्लान करते हैं, उस प्रोजेक्ट का प्लान करते हैं, तो हमें देखना होगा कि हमने कहाँ किस मार्केट में हमें हमारे पास लैंड होनी चाहिए और जो है वो लैंड का कितना साइज होना चाहिए, उस एरिया कितना होना चाहिए आपका जिसमें आपका ग्रोसरी स्टोर होगा. और उसके अलावा आपको कितना मैन पावर चाहिए होगा, आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, आपको इंफ्रास्ट आपने जो स्ट्रक्चर बनाना है या उसका कंस्ट्रक्शन करना है वो किस तरह से आप करेंगे, किस कंपनी के साथ आप डील करेंगे, तो वो एक एक्टिविटी या टास्क है. तो मैन पावर की अरेंजमेंट जो है वो दूसरा टास्क है और जो परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो तीसरा टास्क है और उसके अलावा जो है मेंटेनेंस जो है या हायरिंग एम्प्लॉयज जो है वो आपका चौथा टास्क है. तो ये सारे टास्क जो है ये फ्री में तो नहीं हो जाने, इसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए, टोटल काउंटेड बजट होना चाहिए और उस बजट को आप एलोकेट करेंगे कि इतने पैसों से हमने लैंड लेनी है, हमने जो है परचेजिंग करनी है, हमने एम्प्लॉयज को हायर करना है, हमने किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको हायर करना है, उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा. तो ये सारे टास्क हैं उस एक स्मॉल बिजनेस के. तो वो आप जब उस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होंगे तो वो आप ये सारी चीजें जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और एक हायरार्की बना लेंगे या एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो उसमें आप सारी बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस, अब ट्री जैसे होता है, एक बड़ा बॉक्स है उसके नीचे तीन छोटे बॉक्सेस इंटरलिंक है,
उसके नीचे हर हर बॉक्स के फिर नीचे सब ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस कहते हैं आप। तो इस तरह से हर टास्क को आप स्प्लिट कर सकते हैं और हर टास्क को आप एलोकेट कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग टाइम और एक एंडिंग टाइम, और उसके अलावा उसका कितना बजट है उस टास्क का, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं उसी ट्री के ऊपर। तो ये इस ट्री को हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में रिसोर्स एलोकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, आगे जो सेकंड स्टेप है, असाइन द रिसोर्स। ठीक है, दिस इज सेकंड स्टेप रिसोर्स एलोकेशन में। सेकंड स्टेप जो है वो असाइन द रिसोर्स। ईच टास्क रिक्वायर्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुली परफॉर्म। एज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जो एक्टिविटी है वो फंड के साथ होनी है, पैसों के साथ होनी है। तो उसके लिए हमें रिसोर्स चाहिए टू परफॉर्म individual task. As minimum, most tasks require human resource to carry out some actions. अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैन पावर है या लेबर है या आपका जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हम उसको कहते हैं, और वो मैन पावर भी आप उसको कह सकते हैं। तो वो आपका रिसोर्स है जहाँ पैसों से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से आपके टास्क परफॉर्म नहीं होते, वहाँ पे आपको समटाइम्स मैन पावर की जरूरत होती है। मैन पावर जो है वो आपकी टास्क को परफॉर्म करती है, बट यू हैव टू पे them those people, those experts, those that labor uh, his or her wage to get the service, their service। ठीक है ना, तो वो आप मतलब अल्टीमेटली जो है वो फंड ही आपका यूज हो रहा है ना। तो लेकिन ये है कि फंड जहाँ पे मैन पावर की जरूरत है वहां पे डायरेक्टली फंड नहीं है, वहां पे आपकी मैन पावर है, क्योंकि मैन पावर जो है वो मैन पावर आपको सर्विस दे रही है, सर्विस दे रही है, एंड यू आर पेइंग फॉर दैट सर्विस। ठीक है, तो usually the person starts with some input material which are used to produce an output। ठीक है, वो जो मैन पावर है वो अपनी सर्विस दे रही है। वो डेफिनेटली अगर एक इंजीनियर है तो वो अपनी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस बिजनेस को, और उस प्रोजेक्ट को या बिजनेस को, बिजनेस की किसी खास एक्टिविटी को। तो वो जब वो प्रोवाइड कर रहा है तो प्रोवाइड करने से उस बिजनेस को फायदा हो रहा है, और वो बिजनेस कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी उसकी इनपुट से, उसकी उसके नॉलेज से, उसका नॉलेज है। मतलब फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, वो अपने नॉलेज को उस पूरे सिस्टम के अंदर, उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है या इनपुट कर रहा है, और उससे उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, टू गिव अस सर्विस। यानी कि उस प्रोजेक्ट से जो आउटपुट निकलनी है उसमें कंट्रीब्यूशन है किसका, एक इंजीनियर के स्किल्स का, इंजीनियर की एक्सपर्टीज का, इंजीनियर की एफर्ट का। तो वो पर्सनल एफर्ट है उसकी, वो उसमें अपनी एफर्ट लगाता है, और उससे बिजनेस को फायदा होता है, और बिजनेस की प्रोडक्शन या बिजनेस की आउटपुट जो है वो इंक्रीज होती है। जी, आपको समझ आई। तो each task requires, we can read it from the start। each task requires resources in order to be successfully performed। ठीक है, as a minimum most tasks require a human resource to carry out some actions। usually the person starts with some input materials which are used to produce the output। अच्छा, जनरली देर आर टू, अब रिसोर्सेज की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। 5 तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। लेबर हो सकता है, ठीक है, 5 तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। लेबर हो सकता है, जस्ट जूम। अब इसको देखें, लेबर हो सकता है,
इक्विपमेंट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, फैसिलिटीज हो सकती है और मिसलेनियस हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेबर से। लेबर से डेफिनेटली, अब जब लेबर का लफ्ज आता है तो उसमें लेबर का मतलब ये है कि वो लोग जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बिजनेसेस में, ग्रोसरी स्टोर्स में, जनरल स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स में, और जो वर्कशॉप्स हैं उनमें, जो लेबर, वो जो लोग जो वर्कर हैं या जो कोशिश कर रहे हैं उस पे, जो है वो, मतलब वो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैनेज करता है लोगों के मामलात को, लोगों से रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, ऑफिशियल मैटर्स हैं, सैलरी के मैटर्स हैं, हायरिंग के मैटर्स हैं, जो जो भी वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड मैटर्स हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डील करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्रोजेक्ट्स। The project team has need that require active management, like a satisfying work environment that does not involve conflicts with other team member। बिकॉज देखें, लेबर जो है उस लेबर या मैन पावर आप कर लें, लेबर के साथ आप मैन पावर कर लें, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी बिजनेस में सिर्फ वही लोग, लो लेवल पीपल नहीं है ओनली, एक्सपर्ट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है, तो वो सारे एम्प्लॉयज हैं। और वो सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो उस प्रोजेक्ट के लिए या उस बिजनेस के लिए ज्वाइंटली एफर्ट कर रहे हैं। और लेबर भी एफर्ट कर रहा है, वर्कर भी एफर्ट कर रहा है, इंजीनियर भी एफर्ट कर रहा है, सुपरवाइजर भी एफर्ट कर रहा है, मैनेजर भी एफर्ट कर रहा है, सीनियर मैनेजर भी एफर्ट कर रहा है, डायरेक्टर भी एफर्ट कर रहा है, और सीईओ भी एफर्ट कर रहा है। ऑल पीपल आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, पुटिंग देयर skills, energy, time, all these things for the success of a project। एक प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए all people are uh, giving their time, they are struggling for the success of of this project। ठीक है, वो सारे लोग जो है वो लेबर अपने लेवल पे चाह रहा है कि प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए ताकि हमारा रोजगार चलता रहे। इंजीनियर अपनी जगह पे चाह रहा है, हर बंदा अपनी जगह पे यही चाह रहा है कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो। और अच्छा, तो ये रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर जो है, ये भी एक इटसेल्फ अ रिसोर्स। और इसके लिए मैन पावर जो है, जहाँ मैन पावर होती है, जहाँ पे लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। लोगों के आपस में कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, आपस में परेशानियां हो सकती हैं, और वो सारे लोग आपस में मिल के स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, जिससे बिजनेस को या प्रोजेक्ट को अफेक्ट हो सकता है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑलवेज कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज को या जो लोग इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस में, उन लोगों को मुतमिन रखा जाए, और उन लोगों के आपस में लोगों के कोई कंफ्लिक्ट्स डेवलप ना हो। अ सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरनमेंट, एचआर, दिस इज ड्यूटी ऑफ एचआर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की ये ड्यूटी है कि वो सेटिस्फाई करे कि वर्क एनवायरनमेंट जो है वो अच्छी है, दैट डजंट इन्वॉल्व कंफ्लिक्ट विद अदर टीम मेंबर्स। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ किसी का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। मेकिंग एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑन दी टू द प्रोजेक्ट एंड अ ग्रेटर सोसाइटी। अब सोसाइटी का जो वर्ड है, सोशल, सोसाइटी का जो वर्ड है वो आपको
सोशलिज्म से ड्राइव हुआ है, सोशलिज्म से ड्राइव हुआ है। मतलब ग्रेटर सोसाइटी का मतलब ये है कि ग्रेटर सोशलिज्म या सोशल वैल्यूज, ग्रेटर सोशल वैल्यूज, जहाँ पे ग्रेटर सोशल वैल्यूज होगी, एक हार्मनी बनी रहेगी टीम मेंबर्स के दरमियान। हर लेवल का जो एम्प्लॉय है उसमें अगर सोशलिज्म जो है वो पाया जाएगा या प्रमोट होगा, तो वो एम्प्लॉय जो है या वर्कर जो है या इंजीनियर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा उस एनवायरनमेंट में। और जब वो कंफर्टेबल महसूस करेगा तो उसकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है ना? तो वो कौन मेक श्योर करता है? वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिपार्टमेंट वो मेक श्योर करता है, वो इनहांस करता है सोशलिज्म को। सोशलिज्म का मतलब ये है कि इन लोगों का आपस में मिलना, बिहेव कर अच्छा बिहेव करना, बैठना, खाना पीना, अच्छा रिलेशन डेवलप करना। सोशलिज्म इसका मतलब सोशलिज्म ये होता है। अच्छा, लीविंग द प्रोजेक्ट विद समथिंग मोर देन दे started with, for example, additional knowledge of skills, strong resume entry that results in a better chance at future work. Leaving the project with something more than they started with. For example, additional knowledge or skills, a strong resume entry that result in better chance at future work. ठीक है? तो अच्छा, अब ह्यूमन रिसोर्स देखें, इसमें उन्होंने जो बात की कि जो लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करते हैं, जब वो एक प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करते हैं तो वो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई चीजें, नए स्किल्स, नई टेक्निक्स, नए टूल्स को यूज करते हैं। और जब वो नए टूल्स को यूज करते हैं तो वो उनकी एक्सपर्टीज उनकी रेज्यूमे में, उनके करियर में ऐड अप हो जाती है। और उनसे लोगों को बेनिफिट ये होता है कि वो जब नेक्स्ट किसी वर्क में जाते हैं तो वो एक अच्छा उनका कैरियर जो है बनने में चांस उनको मिल जाता है। और ये सारा वो डील करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आगे आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्स, इक्विपमेंट। जैसे कि नाम से जाहिर है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स that are used to produce the product but don't become part of it must be identified and allocated to each task. अच्छा, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टूल्स और जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो जो है वो एक रिसोर्स के तौर पे किसी प्रोजेक्ट में यूज हो सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि वो स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट जो है वो किसी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बोरो कर लिए जाते हैं या उनको ले लिया जाता है एट एट द कॉस्ट, एट अ स्पेसिफिक कॉस्ट। उनके चार्जेस के अगेंस्ट उस टूल को या इक्विपमेंट को, क्रेन को फॉर एग्जांपल ले आया जाता है अपने वर्क में इन्वॉल्व करने के लिए, या किसी टूल को ले आया जाता है यूज करने के लिए, ड्रिल मशीन को ले आया जाता है अपने बिजनेस में कुछ टाइम के लिए, तो उसको उस यूजेज की कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे कर दी जाती है और उसको अपने सिस्टम में यूज कर लिया जाता है। ये जो बात है ना, बट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ इट, वो यही है। और डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ, या वो जो टूल है या वो इक्विपमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि प्रोजेक्ट में हम उसको, मतलब हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के पास उतना रिसोर्स नहीं है, प्रोजेक्ट के पास उतना रिसोर्स नहीं है कि वो उसको परचेज कर सके। तो वो उसको क्या इसको कहेंगे, अ, उसको फीस दे के उसको ले आया जाता है और उसको रेंट पे ले आया जाता है और उसको यूज कर लिया जाता है, fulfill our need. This equipment must be paid a reasonable rate that taken into account the wear and tear experienced during the process, especially
इक्विपमेंट ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है इक्विपमेंट को, अपना इक्विपमेंट लेने के लिए या अपना टूल लेने के लिए, तो उसको फिर उससे अवॉइड इस तरह किया जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर द टाइम बीइंग ले लिया जाता है और उसको उसकी फी पे कर दी जाती है, और इतनी अमाउंट में पे कर दी जाती है कि उसका उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो अ, उस इक्विपमेंट की या उस टूल की, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए, ठीक है ना जी। अच्छा, तीसरी चीज जो रिसोर्सेज में आती है वो आती है मटेरियल्स। मटेरियल्स अब हर तरह की, किसी किसी भी चीज, किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता है। मटेरियल्स that become a part of final product must be allocated so that they can be procured। अब procured को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ purchased, ठीक है, परचेज का नहीं होता है at the right time and their availability is confirmed। मटेरियल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मटेरियल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आप बिजनेस, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप अगर ड्रेसेस बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, आप सूटिंग बना रहे हैं, तो आपको जो जो उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, थ्रेड्स हैं, जो डाइंग के रिलेटेड केमिकल्स हैं, जो स्टिचिंग के रिलेटेड आपके पास जो मशीनों में जो यूज होता है मटेरियल, वो भी आपका मटेरियल, वो मटेरियल यानी सारी चीजें आ जाती है। कोई एक स्पेसिफिक तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। Materials that become a part of the final product must be allocated so that they can be procured at right time and their availability is confirmed, ठीक है ना। तो उसकी अवेलेबिलिटी, मटेरियल की राइट टाइम पे, फ्रॉम अप्रोप्रिएट प्लेसेस, तो वो मेक श्योर करना जो है वो ज़रूरी है। वो एक इम्पोर्टेंट क्या कहना चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिज़नेस, ठीक है ना। तो मटेरियल जो है इज़ अ टाइप ऑफ रिसोर्स। अच्छा, फैसिलिटीज़ जो है, फैसिलिटीज़ जो क्या कहना चाहिए, फोर्थ वन जो रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, वो है फैसिलिटीज़। ये भी एक रिसोर्स है। फैसिलिटीज जो है, फैसिलिटीज में बिल्डिंग एंड वर्क एरियाज आर ऑफन a significant cost to the project if they are not readily available. They also require space and project schedule and budget to ensure they are ready for the project। ठीक। अच्छा, फैसिलिटीज जो है, फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती है। बहुत सारी फैसिलिटीज जो बिल्डिंग आ जाती है, या उसमें वर्क एरिया आ जाता है, या उसमें और फैसिलिटीज जो वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज होती है। जैसा कि वर्कर्स के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज में मैस का है सिस्टम, दोपहर के टाइम और रात के टाइम मैस चलता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो मेस है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट पे, कई जगहों पे तो फ्री भी है और कई जगहों पे नॉमिनल से चार्जेस जो है वो एम्प्लॉय की पे से ले लिए जाते हैं, और उनको वो एक फैसिलिटी दे दी जाती है कि वो उनको दोपहर का खाना जो या जो रात रात की शिफ्ट है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उनको रात का भी खाना दे दिया जाता है, और उनको पानी भी दे दिया जाता है। और कई जगहों पे तो हॉस्टल बने हुए हैं कई फैक्ट्रियों में, जहाँ पे वो एम्प्लॉयज जो है, लेबर जो है, वो जाके रेस्ट कर सकती है या वो सो भी सकती है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर हो सकती है, बट इट रिक्वायर्स कॉस्ट। इसका एक बहुत जो फैसिलिटी का बनाना या फैसिलिटी को प्लान करना या इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है। तो इसको, तो इसके लिए मतलब जब फैसिलिटी वगैरह फैसिलिटेशन फैसिलिटीज जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट में,
वो पहले से ही उसको सोचा जाता है और प्लान किया जाता है और उसके उसके लिए फंडिंग भी अरेंज की जाती है। अब मिसलेनियस का जो नेक्स्ट वन है वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस मुतफर्रक इसको कहते हैं। मिसलेनियस का मतलब ये है कि मल्टीपल थिंग्स, यू कैन राइट इट हियर, मल्टीपल, मल्टीपल बहुत सारी, वेरियस, वेरियस भी कह सकते हैं, मल्टीपल कह सकते हैं या वेरियस कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी मल्टीपल थिंग्स हो सकती है। जैसे कि मैं मोस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर अदर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज, most projects require other resources that impact the budget or schedule. This can include project financing and insurance costs. अच्छा, ऐसी ऐसी cost, ऐसी this can include project financing and insurance costs, performing bonding, administration, transportation and delivery and other items necessary to perform the project. ठीक है, तो मिसलेनियस रिसोर्सेज जो है वो उसमें आ जाता है कि जैसे अगर कंपनी ने ये प्रोजेक्ट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिजनेस के लिए ऑलरेडी इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, या उसने उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो एक एडिशनल या मिसलेनियस रिसोर्स में आएगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है या डिलीवरी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो उसके मिसलेनियस रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, तो आगे असाइन टू ईच टास्क दैट टेबल लुक्स लाइक। अच्छा, इसमें जैसे हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि होल्स बनाने हैं, एक टास्क है, और दूसरा टास्क है फेंस को, जंगले को लगाना है। अब इसमें शैवल जो होता है ना, शैवल मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। शैवल, अच्छा ये, इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं अगर हम चाहें तो, शैवल जो है वो ये चीज, मट्टी को उठाने वाला ना, ये दिस इज शैवल। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी उठाने वाला, मिट्टी उठाने वाले को क्या कहते हैं, शैवल ये है। और बॉब जो है वो एक बंदा है, एक पर्सन का नाम है। ठीक, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जो कि डिग होल, होल डिग करने के लिए आपको बंदे का नाम है बॉब, और जो रिसोर्स यूज होगा वो ये यूज होगा। ठीक है, शै- शैवल, शोवल कहेंगे, शैवल, शोवल, हाँ, यस, ठीक है ना, शोवल ये यूज होगा। दिस इज अ रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस का या प्रोजेक्ट का ये रिसोर्स है जो यूज होगा होल्स बनाने के लिए। और जिन होल्स में, लैंड में होल्स करेंगे, और उस लैंड में होल्स करने के बाद उसमें फेंस लगा दी जाएगी, उसके लिए ये रिसोर्स यूज होगा। और जो उसको करेगा लेबर पर्सन, वो उसका नाम बॉब है। और अगर दूसरी एक्टिविटी को देखा जाए, में दूसरी एक्टिविटी में दो लोगों के नाम है, दो लोग करेंगे इसको, और रिसोर्सेज जो है वो आपको मैंने बता दिया है। फेंस पोस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ना, दिस इज फेंस पोस्ट, यानी कि बाउंड्री उसको बनाने के लिए जो है वो तार को बांधने के लिए, दिस इज फेंस पोस्ट। ठीक है, ये मटेरियल है, ये फेंस पोस्ट जो है, ये देखें ना, लकड़ी के जो पांस हैं, भाई क्या कहना चाहिए इसको, ये जो, क्या इसको कहेंगे, ठीक है, दिस इज मटेरियल। ये जो फेंस के लिए जो जाली है, या ये जो मटेरियल है लोहे का, ये भी, दिस इज आल्सो रिसोर्स। ये जो डंडे हैं, ये जो, ये भी रिसोर्स है। ठीक है ना, तो फेंस मटेरियल है, फेंस पोस्ट, ये जो डंडे हैं जो फेंस पोस्ट कर रहे हैं, ये एज ए रिसोर्स यूज होगा। शॉवल यूज होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया, और दो ये पर्सन यूज, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए ये दो पर्सन जो है वो
इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी प्लान उन्होंने कर लिया। फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट टीम इट इज ऑफन हेल्पफुल टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट गोल्स यूजिंग, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है दिस चार्ट, इसको रेसी चार्ट भी आप कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट रेसी, रेसी चार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, RACI चार्ट, ठीक है। इस मकसद के लिए रेसी चार्ट यूज होता है, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के किन लोगों ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, which assigns each task to each team member according to one of the four responsibility levels। अब R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, A से अकाउंटेबल, C से कंसल्टेड और I से इन्फॉर्म्ड। अब इसको रेसी 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 कहेंगे, ओके, रेसी याद रखना है, रेसी चार्ट, आर से रिस्पॉन्सिबल, ए से अकाउंटेबल, सी से कंसल्टेड एंड आई से इन्फॉर्म्ड। अब फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज project team, it is often helpful to communicate project roles using the RSC chart, which assign each task to each team member according to one of our four responsibility level। ठीक है ना जी, इसको हम यहाँ से कट करके ए यहाँ ले आते हैं। तो अच्छा, हम यहाँ से इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि रोल जो है हर पर्सन का या हर डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट के अंदर हर पर्सन का जो रोल है या उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी, वो पहले से बता दी जाती है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रीड करूं, इट इज ऑफन हेल्पफुल टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट रोल्स यूजिंग रेसी chart which assigns each task to each team member according to one of the four responsibility levels। These are the responsibility levels. You can say responsible are accountable A, consulted C and informed I। अब ये देखें जैसे चार्ट, अब बिट थोड़ा सा ये ना विजिबल नहीं है ज्यादा, इसको थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। अब देखें ना, ये रेसिक चार्ट है और इस रेसिक चार्ट में सब एक्टिविटीज, ये कॉलम में अगर आप देखें तो एक्टिविटीज है। अब एक्टिविटीज में प्रिपेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, दूसरी है प्रिपेयर एस्टिमेट, तीसरा है ऑथराइज एक्सपेंडिचर, और चौथा है सेंड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स, पांचवा है एक्सरसाइज, ये ब्लर हो रहा है, परफॉर्म इंस्पेक्शंस। अब देखें प्रोजेक्ट जो ऊपर क्या कहना चाहिए, कॉलम्स के लिए है वो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम, डिपार्टमेंटल मैनेजर। ये वो लोग हैं या ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और वो प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वो बंदा है जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा है जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है, मेन पर्सन है। उसके नीचे प्रोजेक्ट टीम है और उसके नीचे उसके साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर। हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। सिविल डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें स्टिचिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है, वीविंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है, डाइंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है, उनके सबके मैनेजर्स हैं। और हर डिपार्टमेंट के का जो लोग हैं हर डिपार्टमेंट, वो
एग्जिस्ट करते हैं, एक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट को लीड जो कर रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो लोग इन्वॉल्व है वो प्रोजेक्ट टीम है, और जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो जो फाइनेंस कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। अब ये देखें, प्रिपेयर एस्टिमेट्स किसने बनाने हैं? आई। ये देखें, प्रोजेक्ट किसके सामने है? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के सामने है ना, और आई है। आई का क्या मतलब मैंने आपको बताया, क्या रिप्रेजेंट करता है? आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ यू गो देयर, आई का इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इन्फॉर्म्ड रहेगा किसके बारे में? एस्टिमेट्स के बारे में। एस्टिमेट्स के बारे में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर कर रहा है प्रोजेक्ट को, वो इन्फॉर्म्ड रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है, जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, वो इन्फॉर्म रहेगा, आई से इन्फॉर्म। इन्फॉर्म किस चीज के बारे में? प्रिपेयर एस्टिमेट्स। जब एस्टिमेट्स प्रिपेयर किए जाएंगे तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो इन्फॉर्म रहेगा। अब उससे नीचे आए, आर है, आर ऑथराइज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करने के लिए भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है उस, वो क्या होगा? आर से क्या है? रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबल होगा ऑथराइज करने के लिए एक्सपेंडिचर को। कोई एक्सपेंस करना है, कोई चीज परचेज करनी है, तो वो कौन करेगा? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करेगा। जो पैसे दे रहा है प्रोजेक्ट का, जो मालिक है, जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट है, वो प्रोजेक्ट में जो एक्सपेंस करेगा, किसी चीज को परचेज करेगा, तो वो अथॉरिटी उसकी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। आर इसलिए लिखा हुआ है उसके आगे कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टास्क है, एक्टिविटी है, सेंड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स। परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स की जो डीलिंग है वो प्रोजेक्ट मालक ने नहीं करनी, इसलिए वो एम्प्टी है। उससे नीचे जाएं, एक्सक्लूसिव बिड्स, मेरा बिड्स है ये लफ्ज। तो बिड्स, बिडिंग जो है, प्रोजेक्ट के लिए जो बिडिंग है वो उसका ए है। वो अकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबल, ए से अकाउंटेबल। कौन है अकाउंटेबल? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो अकाउंटेबल है एक्सक्लूसिव बिड्स के लिए, ठीक है। और आई से इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड है कौन? इन्फॉर्म्ड कौन है? अच्छा, परफॉर्म इंस्पेक्शंस। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो इंस्पेक्शंस भी कर सकता है। जो मालक है वो इंस्पेक्शंस भी, डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की इंस्पेक्शन कर सकता है। वो इन्फॉर्म्ड है, आई लिखा हुआ है। रेसी चार्ट में एक्टिविटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब आ जाए प्रोजेक्ट मैनेजर। इन सारी एक्टिविटीज में, इन सारी एक्टिविटीज में